हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज का जो हमारा इंश्योरेंस की सीरीज चल रही है उसमें ये हमारा पार्ट 10 है। पार्ट 9 आप लोग देख चुके होंगे। तो पार्ट 10 में आप लोग को मैंने पहले ही बता रखा है कि IC38 जो कि बुक है हमारी, जो इसका मैं से रेफरेंस में आप लोग को देता हूं, तो वो बुक से ही मैंने यहाँ पे सारे एमसीक्यूज निकाले हैं। तो एमसीक्यूज का जो स्तर है, जो भी एमसीक्यूज आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं, वो पर्टिकुलरली उस बुक से हैं और वो बुक का रेफरेंस यहाँ पे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देता है, यानी कि वो ऑफिशियल बुक है जिसे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि वो सरकारी जो संस्थान है वहां से वो बुक आई है। तो चांसेस बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस ये कहते हैं कि जो इंश्योरेंस अवेयरनेस की जैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो एक तो उनकी पहली वाली बुक हो गई, ठीक है, दूसरी होगी उनकी IC38। तो यहां से ये आपका 80 से 90% जो पेपर होता है वो यहीं से आता है। तो यहाँ पे आपको मैं बताते हुए चलूंगा कि जो मैंने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें से भी मैंने IC38 से लिया है और यहाँ से भी मैंने IC38 से लिया है। तो हमारा चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट, जो भी हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें हम लोग किस डाइवर्सिफिकेशन से जो रिस्क है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कलेक्टिंग फंड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड इन्वेस्टिंग देम इन वन प्लेस, तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा है इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। मेंटेनिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उनके बीच में आपको टाइमिंग देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन सेफ एसेट, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जो कि सेफ माने जाएंगे जिससे आपको फायदा होना ही होना है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बी वाला जो है हमारा इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस, तो यहाँ पे देख लीजिए कहीं आपने किस एसेट में पैसा लगा रखे। कुछ आपने SIP खोल रखी है, ठीक है, कुछ आपने यहाँ पे FD खोल रखी है, कुछ यहाँ पे आपने सेविंग बैंक कर रखा है। तो यहाँ पे आपके जो पैसे हैं वो डाइवर्स हैं, तो यहाँ पे जो आपका रिस्क है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना, इस फाइनेंशियल मार्केट में कभी भी कोई भी जो सोर्स है या फिर सेक्टर है वो बंद या फिर खराब हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला बूम कर जाता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देखना है, अगर आपका एक से नुकसान हो रहा है तो आपका यहाँ पे दूसरे से क्या हो जाएगा, एक तरीके से फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज का ये आंसर है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, तो इनमें से कौन सा जो जीवन बीमा है उसका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एसेट, रिस्क, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, सब्सिडी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आप देखोगे, जो सब्सिडी है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी का मतलब होता है आप किसी को क्या दे रहे हो, रियायत दे रहे हो। हिंदी में इसे बोलते हैं रियायत। सब्सिडी का मतलब आप समझ सकते हो ना, जैसे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है राशन में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGAY, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे गवर्नमेंट की स्कीम पे आपको सब्सिडी मिली होगी। जैसे आपने देखा कि जो LPG है, उज्ज्वला के अंतर्गत LPG में यहाँ पे सब्सिडी 160-190 रुपए की सब्सिडी वापस आती है। तो सब्सिडी का मतलब क्या है? रियायत देती है जो गवर्नमेंट। तो ये सीधा सीधा इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस वाला है। चलिए अगला है, हु डिवाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ HLV। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई HLV का कंसेप्ट किसने डिराइव किया था? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, वॉरेन बफे, प्रोफेसर हेबेनर और जॉर्ज सोरोस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, तो आप देख रहे हो दैट इज प्रोफेसर ह्यूबेनर। प्रोफेसर ह्यूबेनर पर्टिकुलरली क्या है, इन्होंने ही यहाँ पे क्या कंसेप्ट दिया था? ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है, तो हम इसे बोलते हैं HLV। तो ये आपने ध्यान देना है। प्रोफेसर ह्यूबेनर जो ये है, प्रोफेसर ह्यूबेनर, सी हमारा राइट आंसर है। इन्होंने कंसेप्ट दिया था HLV का, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू आप कैसे बताओगे? कैसे आपने ह्यूमन लाइफ को जो वैल्यू है, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है? ऑब्वियसली जो अल्कोहल नहीं पीता, जिसे कोई बीमारी नहीं, उसकी लाइफ की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पीता है। एक जवान व्यक्ति की जो लाइफ की वैल्यू वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओल्ड, जो बूढ़ा है। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना कि लाइफ की वैल्यू कैसे बनती है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा शानदार कोर्सेज आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। LIC AO मेंस, अब आपको पता है मेंस है, तो यहाँ पे 1389 जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। यहाँ पे आप देख रहे हो लाइव क्लासेस मिलेंगे, इंश्योरेंस मेरे द्वारा ही आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ओके। जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, LIC AO मेंस का जो हमारा कोर्स है इसमें अवेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल की क्लासेस
मैं ही आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूं। ठीक है, अगला जो आप देखोगे, विच ऑफ द बिलो मेंशन इंश्योरेंस प्लान हैज द लीस्ट और नो अमाउंट ऑफ सेविंग एलिमेंट। तो आपने बताना है कि किस टाइप के, जो यहाँ पे कौन सा टाइप है हमारा इंश्योरेंस का, उसमें आपको सेविंग का एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई भी अमाउंट आपको सेविंग होते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, मनी बैक प्लान या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है, देखोगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या है? टर्म इंश्योरेंस प्लान है। आपने क्या देना है? एक का 20 रुपए है और एक का 436 रुपए है। इसमें दोनों में आपको 2-2 लाख रुपए का क्या मिलता है? इंश्योरेंस मिलता है, टर्म इंश्योरेंस मिलता है। ये पैसे आपको वापस नहीं मिलते अगर आपकी डेथ या फिर आपकी एक्सीडेंट नहीं हुआ तो टर्म इंश्योरेंस आपको कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करती है। Which among the following cannot be termed as an asset? एसेट का मतलब क्या होता है? जिससे जो आपकी क्या है, एक तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। एसेट क्या हो गया? ऐसे जो नौकरी मुझे करनी, ठीक है। एसेट क्या हो गया? मेरा घर हो गया, मेरा घर मेरे लिए एसेट है, मेरा उसमें पैसा लगता है, मैं वहां पे बिल पे करता हूँ, मैं वहां पे एक्वागार्ड लगाता हूँ, मैं वहां पे डबल बेड खरीदता हूँ, मैं वहां पे एसी खरीदता हूँ, मैं वहां पे वॉशिंग मशीन करता हूँ, मैं वहां पे जो भी चीजें मैं ऐड करता रहता हूँ वो मेरे घर पे ऐड होती रहती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, वो मेरा घर क्या है? एसेट है। तो कार, ह्यूमन लाइफ, एयर, हाउस या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इसमें से कौन सा एसेट नहीं है। तो कौन सा एसेट नहीं है? एयर। एयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। एसेट में पहली बात तो पैसा लगेगा, ठीक है, पैसा लगेगा यानी कि मनी लगेगी। ओके, तो मनी वाला हो गया आपका एसेट। चलिए अगले सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो हमारा ग्रुप है LIC ADO AAO का 2023, सर्च मारेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे LIC AAO ADO 2023 का, तो यहाँ पे मैं आपसे डेली नहीं तो मैं आपसे अल्टरनेटिवली यहाँ पे 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेता हूँ, क्विज लेता हूँ 8 बजे 8:30 बजे। तो यहाँ पे आप जुड़िए और आपको यहाँ पे हमारा जो चैनल है वो देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपसे कंटेंट भी डालता रहता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बिलो कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर रिस्क? इसमें से कौन सा रिस्क नहीं है? डाइंग टू यंग, बहुत जल्दी मर जाना। डाइंग टू अर्ली, ठीक है, बहुत जल्दी, इसका भी यंग का मतलब जवानी में, अर्ली का मतलब जल्दी। नेचुरल वियर एंड टियर, लिविंग विद डिसेबिलिटी या फिर नन ऑफ दिस। देखिए ये सारे क्या हो गया? ये हो गया और ये हो गया, तीनों क्या है? एक तरीके से रिस्क है। इनमें से कौन सा रिस्क नहीं है? नेचुरल वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है? सड़ गल जाना। अगर आपने यहाँ पे केला जो है, केला आपने बाहर रख दिया 1 महीने के लिए, तो केला सड़ जाएगा, उसे आप नहीं रोक सकते। उसका इंश्योरेंस कैसे करवाओगे आप? इंश्योरेंस नहीं देगा उसका ना कोई। तो ये नेचुरल वियर एंड टियर, सड़ गलना, ये आपका किसी भी रिस्क में नहीं आता है। चलिए अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड is a traditional method that can help determine the insurance needed by an individual? आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके तहत ये पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति को इंश्योरेंस चाहिए, ये पर्सन इंश्योरेंस लेने के लिए बाध्य है। तो ह्यूमन इकोनॉमिक वैल्यू, भाई इंसान की आर्थिक जो वैल्यू है, लाइफ टर्म प्रोपोजिशन, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर लाइफ वैल्यू या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे HLV आपको पता है, HLV में आपको पहले ही बता चुका हूं, यही चीज बताती है कि भाई मेरे लाइफ की, अगर मैं बहुत कीमती हूं, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत कीमती है आगे आने वाले के लिए और बहुत सी चीजों के लिए, तो मैं यहाँ पे अपनी लाइफ की वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस करवाऊंगा। मेरी अगर अच्छी नौकरी है, मेरा अच्छा घर है, सब कुछ मैं अच्छा कमाता हूँ, तो मेरी लाइफ की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो जिसके पास नौकरी, जिसके पास बाकी चीजें नहीं है। तो यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू उसकी और चीजें, जैसे उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी उम्र कैसी है, वो कितना कमाता है, सब चीजों से उसकी लाइफ, उसकी वैल्यू बनती है। और इसकी वैल्यू अच्छी होती है, उसको उस हिसाब से इंश्योरेंस मिलता है। तुम्हारी लाइफ की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से ही बनती है। तो ये हो गया ह्यूमन लाइफ वैल्यू, यही आपकी क्या बनाता है कि भाई आपको इंश्योरेंस चाहिए या नहीं चाहिए। जो गरीब आदमी होता है उसको इंश्योरेंस नहीं चाहिए ना, क्या करेगा इंश्योरेंस लेके जब उसके पास कमाने के लिए पैसे नहीं है। तो यही है, विच ऑफ द बिलो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन for the fact that young people are charged lesser life insurance premium as compared to old people? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि भाई जो यंग पीपल होते हैं ना, उनका जो प्रीमियम होता है वो कम होता है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जब आप इंश्योरेंस लेते हो, उस इंश्योरेंस को लेने के लिए जो मंथली चार्ज आप देते हो, दैट इज प्रीमियम। ओके, तो यहाँ पे आपको, जो आप जवान हो, अगर आप जवान व्यक्ति हो, यंग पीपल हो, तो आपका प्रीमियम क्या होगा? कम होगा एज कम्पेयर टू ओल्ड पीपल। तो क्या होता है? यंग पीपल आर मोस्टली डिपेंडेंट, क्योंकि जो यंग पीपल होते हैं क्या डिपेंडेंट होते? नहीं होते। ओल्ड पीपल कैन अफोर्ड टू पे मोर, तो ये जो ओल्ड पीपल होते हैं ये ज्यादा पे करने के लायक होते हैं, यानी कि पे ज्यादा कर सकते हैं।
मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू एज। मोर्टेलिटी का मतलब क्या हो गया, उनकी लाइफ की कितनी जो एक तरीके से वृद्धावस्था आप बोल सकते हो। मोर्टेलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एज, यानी कि एज का साथ साथ वो बुढ़ापा उनके में आता है, और नन ऑफ द अबव। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू एज, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो आपकी जितनी भी वैल्यू है वो आपकी एज के साथ साथ घटती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि 90 साल वाले बंदे का अगर वो क्या करवाएंगे, अगर 90 साल वाले बंदे का इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसको पता है कभी भी मर सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे नुकसान है। ओके, तो ये चीजें ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो ये मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू एज जरूरी होता है। चलिए अगला है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, इनकलकेट्स सेविंग डिसिप्लिन, लोअर यील्ड, इनकम टैक्स एडवांटेजेस, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगा कि जो इनमें से आपने बताना है एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा है, सी, लोअर यील्ड। लोअर यील्ड का मतलब क्या हो गया, आपकी जो पैदावार है इस टाइम कम हुई। विच ऑफ द बिलो इज एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपने बताना इसमें से एडवांटेज क्या है कैश वैल्यू का। कैश वैल्यू क्या होती है, वो इंश्योरेंस जिसे करने से आपको कैश की प्राप्ति होती है भाई, जिससे आप करोगे तो आपको अगर कोई नुकसान होता है तो वहां से आपको पैसा मिलेगा, नगद पैसा, कैश वैल्यू वो होती है। तो यहाँ पे नैश जो कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इनमें से एडवांटेज क्या है, रिटर्न सब्जेक्ट टू कोरोडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, लो एक्यूमुलेशन इन अर्लियर ईयर्स, लोअर यील्ड, सिक्योर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, देखिए डी, सिक्योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको पता है कि अगर कुछ होता है नुकसान, आपको पता है कि मैंने जो पैसा जमा कराया प्रीमियम, ये मुझे अंत में जाकर और ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो ये क्या होगी, आपकी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होगी। आपको पता चल गया कि अब जो मेरा पैसा है वो सेव है, तो जब आपको पता है आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपने उतना पैसा सेव कर लिया, चाहे वो आपने इन्वेस्टमेंट पे किया, चाहे वो आपने किसी और चीज में किया, ये डिपेंड करता है आप पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंडेड इन ऑर्डर टू सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफॉर्चून इवेंट। तो बहुत सिंपल सा है, अनफॉर्चून इवेंट क्या होता है, जिसे आपने देखा नहीं है, जिसे आप नहीं मानते हो कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं तो हम कैसे मानेंगे। तो यहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि आपको प्रोटेक्शन लेनी है किससे, अनफॉर्चून इवेंट से। तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस लोगे, ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट लाइक बैंक एफडी करवाओगे, शेयर लोगे, डिवेंचर लोगे, फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इंश्योरेंस लोगे भाई, अनफॉर्चून इवेंट के लिए क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में आर्थिक योजना। ओके, आर्थिक योजना, इसे हम बोलते हैं प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। पोस्ट रिटायरमेंट, तो आपका जैसे रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद, ओके, पोस्ट या फिर प्री भी बोल सकते हो आप, पास्ट भी बोल सकते हो, उसके बाद आपको करना है एज सून एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी, जब उसको पहली सैलरी मिल जाए उसके बाद से ही उसका फाइनेंशियल स्टार्ट कर देना चाहिए। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, या फिर आफ्टर वन गेट्स रिच, या फिर वो जब बहुत रिच हो जाएगा। तो आपने बताना इनमें से कब उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो व्यक्ति जिसकी नौकरी लग चुकी है, थोड़ी बहुत सैलरी भी उसकी आ रही है, तो उसको फाइनेंशियल प्लानिंग कर देनी चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पे आपने बताना इनमें से कौन सा एक टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि जो भाई कर योजना, ठीक है, ये कर योजना प्लानिंग करते हो ना आप, यानी कि जो आपका टैक्स है वो आपको कैसे कैसे देना है, कहां कहां पर लगाना है। तो मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट, रिड्यूस टैक्स बर्डन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका जो टैक्स है वो बर्डन कम हो जाएगा, टैक्स इवेजन, टैक्स बढ़ जाएगा, फुल एडवांटेज ऑफ टैक्स ब्रेक। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ये हो गया आपका टैक्स इवेजन। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग का क्या नहीं है, टैक्स इवेजन, टैक्स बढ़ता नहीं है। टैक्स प्लानिंग से क्या होता है, आपका जो टैक्स बर्डन है वो कम ही होता है। एन इंडिविजुअल विद एन एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल, इसका जो प्रोफाइल है बहुत एग्रेसिव है, रिस्क प्रोफाइल, लाइकली टू फॉलो वेल्थ डैश इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो वो कौन से टाइप का वेल्थ इन्वेस्टमेंट स्टाइल यूज करेगा, कंसोलिडेशन, गिफ्टिंग, एक्यूमुलेशन, स्पेंडिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे सिंपल है आपका आंसर, दैट इज एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट स्टाइल वो यूज करता है अगर वो बंदा, उसका एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें काम आती है। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा एक वेल्थ एक्यूमुलेशन का प्रोडक्ट है, बैंक लोन, शेयर्स,
टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, सेविंग बैंक या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं शेयर्स क्या होता है, एक तरीके से एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट। एक कैसा प्रोडक्ट होता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट होता है, जो कि एग्जाम में कई बार आ रखा है। सेविंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंपोजिट ऑफ टू डिसीजन। जो आपकी सेविंग, तो चाहे वो सेविंग बैंक हो चाहे वो किसी भी सेविंग में हो, चूज द देम फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो आपने बताना इनमें से कौन सा है। तो जो सेविंग कैसे कंसिडर करते हैं हम, टू डिसीजन होता है हमारा, रिस्क रिटेंशन एंड रिड्यूस कंजप्शन। रिस्क आपका जो भी आपका रिस्क है और आपका जो कंजप्शन है वो कम। गिफ्टिंग एंड अक्यूमुलेशन, गिफ्टिंग और अक्यूमुलेशन। स्पेंडिंग एंड अक्यूमुलेशन। देखिए पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन एंड पार्टिंग विद लिक्विडिटी। तो यहाँ पे इनमें से क्या होगा, दैट इज डी। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन एंड पार्टिंग विद लिक्विडिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ, कौन सी लाइफ की स्टेज के बाद विल एन इंडिविजुअल अप्रिशिएट पास्ट सेविंग द मोस्ट। वो जो उसकी पास्ट की सेविंग है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आती है। सिंपली ये पूछना है, तो कब आती है, पोस्ट रिटायरमेंट, अर्नर, लर्नर, जस्ट मैरिड या फिर कब। तो यहाँ पे आपको पता है द ए इज राइट वन, जब आपकी रिटायरमेंट हो जाती है और जितना भी आपने जॉब में रहते हुए पैसा बचाया है अब आपका यहाँ पे काम आता है। व्हाट इज द रियल रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, अब रिटर्न की आपको कैसे इच्छा करनी है, तो यहाँ पे बताना है आपने। बोथ आर नॉट रिलेटेड एट ऑल, ये दोनों रिलेटेड नहीं है। ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन द लार्जर द रिटर्न। जितना आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी उतना आपका रिटर्न ज्यादा होगा। ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन द स्मॉलर द रिटर्न। जितना आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उतना कम आपका रिटर्न होगा। ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन मोर टैक्स ऑन द रिटर्न। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका बी वाला, ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट, आपका रिटर्न भी उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा आपने यहाँ पे क्या करी है, इन्वेस्टमेंट करी है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अंडर ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट। आपने बताना है इनमें से कौन सा एक ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट है। ट्रांजेक्शन आपको करनी पड़ती है प्रतिदिन या फिर किसी और चीज में। बैंक डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, शेयर्स, बॉन्ड या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक डिपॉजिट जो आप करते हो ये ट्रांजेक्शन है, आप किसी भी हिसाब से करते हो, करंट में करते हो, सेविंग बैंक में करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस पे करना चाहते हो। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अंडर कंटिंजेंसी प्रोडक्ट। आपने बताना है यहाँ पे जो कंटिंजेंसी प्रोडक्ट होते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, किससे कैसे हमने कैटेगराइज करा है, तो बैंक डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है सिंपल आपके लिए है, दैट इज बी लाइफ इंश्योरेंस, ओके। तो ये लाइफ इंश्योरेंस से कई बार एग्जाम में आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अंडर कंटिंजेंसी प्रोडक्ट। तो कंटिंजेंसी प्रोडक्ट किसके अंदर आता है, लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज द पार्ट ऑफ कंटिंजेंसी प्रोडक्ट। तो गाइस ये थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लाऊंगा, ठीक है, जो कि आपके सेम IC 38 होगा। एग्जाम से पहले आपके लिए मैं और ले आऊंगा 2-3 सेशन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सारे के सारे सेशन एक बार देख लेना, आपको 50 to 60% पेपर यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन का स्तर भी मैं बाद में मैंने काफी अच्छे रखे, पहले आपको भले ईजी मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।